अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 2 में चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जिस टॉपिक को हमने आज स्टडी करना है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन का। इसमें मैंने 7.1 आपकी बुक का ही टाइटल जो है उसको रेफ़र किया है कि आपको बुक से ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में हम किन पॉइंट्स को स्टडी करना है। फर्स्ट इसमें देखें तो हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और इसकी रिजेक्शन कैसे हुई और फ्रेडरिक वोहलर ने इसमें क्या किरदार अदा किया। इसके बाद हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अर्ली हिस्ट्री से हम अपना स्टार्ट लेते हैं। बहुत टाइम पहले, तकरीबन 200 साल पहले, जो जितने भी कंपाउंड थे उनको क्लासीफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हम कंपाउंड्स को उनके सोर्स की बेस पे क्लासीफाई करें या उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्लासीफाई करें। अब जब कंपाउंड्स को उनके सोर्स की बेस पे क्लासीफाई किया गया तो इस क्लासिफिकेशन को जो नाम दिया गया उसके अकॉर्डिंग ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन कहलाएगी। ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड इसमें हमारे पास आ जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स हैं जिनका सोर्स या जिनका ओरिजिन जो था वो लिविंग सोर्स था। अब लिविंग सोर्सेज में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, इसमें हमारे पास प्लांट सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनका सोर्स जो है वो नॉन लिविंग है, जिनको हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं करते बल्कि उनको हम क्या करते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज या मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंपल आप एग्जांपल लें, इसमें आपके पास सेलुलोज आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, प्रोटीन्स आ सकती है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, कॉटन है, डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि जिनका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, NaCl है, ये सारे के सारे क्या हैं हम नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब इस अर्ली हिस्ट्री को ही देखते हुए जो उस वक्त साइंटिस्ट थे उन्होंने जो डेफिनेशन बनाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनको हम लिविंग सोर्सेज यानी प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं और इनको हम प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए से ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और इन्हें कभी भी नॉन लिविंग सोर्सेज से तैयार नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन कहलाती है। इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशंस भी आई। देखते हैं कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1815 एक साइंटिस्ट था जैकब बर्ज़ेलियस जिसने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या देखा कि 3 पॉइंट्स को उसने कंसिडर किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिविंग सोर्सेज से हासिल करते हैं। सेकेंडली उसने क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिविंग सोर्सेज से ही बना सकते हैं। थर्ड उसने क्या पॉइंट देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सोर्सेज के अंदर ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को देखते हुए उसने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक लिविंग सोर्सेज से ही तैयार कर सकते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से तैयार नहीं कर सकते। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकेंगे और इनको तैयार करने के लिए एक बहुत ही वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत होती है और ये मिस्टीरियस फोर्स जो है वाइटल फोर्स कहलाती है और इसी थ्योरी को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको जो खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं एक मिस्टीरियस फोर्स के नतीजे में, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं और इनको हम नॉन लिविंग सोर्सेज से तैयार नहीं कर सकते, यही थ्योरी फर्दर वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाई। अब हम देखते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन कैसे हुई। तो 1828 में एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोहलर जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को किस तरह से रिजेक्ट किया कि जैसे हमने पहले देखा कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ लिविंग सोर्सेज से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम नॉन लिविंग सोर्सेज से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो कि मैमल्स के यूरिन में मौजूद होता है उसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम साइनेट से प्रोड्यूस किया, सिंथेसाइज किया।
अमोनियम साइनेट जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते, लिविंग सोर्स के अलावा नॉन लिविंग सोर्सेज से तैयार नहीं कर सकते। जब यूरिया को अमोनियम साइनेट से तैयार किया गया तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है रिजेक्ट हो गई, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रेडरिक वोहलर ने एक नॉन लिविंग कंपाउंड से तैयार किया था। अब अमोनियम साइनेट क्या है, ये असल में एक ऐसा कंपाउंड है जो अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज हो जाता है इनटू यूरिया। तो इस वर्किंग के बाद, फ्रेडरिक वोहलर की इस वर्किंग के बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई और इसके अकॉर्डिंग एक न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आई। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम मौजूद हो, हाइड्रोजन एटम मौजूद हो या उनके डेरिवेटिव्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कार्बन एलिमेंट जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन ये भी जो उनका ख्याल था केमिस्ट्री की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर सका था, बिकॉज बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, जो कि कार्बन कंटेनिंग तो हैं लेकिन ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके साथ ही साइंटिस्ट ने देखा कि ओनली कार्बन इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट आल्सो रिक्वायर्स हाइड्रोजन एटम। तो दो मेन एलिमेंट्स इसकी रिक्वायरमेंट बन गए, एक इसमें कार्बन आ जाता है, दूसरा इसमें क्या हाइड्रोजन है, और इसी की बेस पे हम इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके साथ साथ यहाँ पे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन का एक पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव हैं वो भी क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें अगर हम हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ये मीथेन की एग्जांपल दी गई है, और अगर हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की एग्जांपल दें तो CH3 जो है ये एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट देखें तो इस पर फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वह डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इसमें जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वह डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड इट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एग्जाम्पल। ये बेसिकली पहले ही क्वेश्चंस की तरह है, जस्ट इसमें क्या है डिफरेंशिएट में आप क्या करते हैं कि उसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं या कंपैरेटिव नोट डाउन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जबकि डिफाइन में क्या है आपको डेफिनेशन देना होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को आपने कंपैरेटिवली स्टडी करना होता है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों की आपको फर्स्ट डेफिनेशन कोड करना होगी। डेफिनेशन को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज़ की हैं। आपने पहले डेफिनेशन को ऐड करना है, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। अब इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वाटर सॉल्युबिलिटी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। रीज़न इसकी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, वाटर क्या है, पोलर इन नेचर है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पोलर हैं वो पोलर में सॉल्युबल होंगे और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर पोलर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होते, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in water because inorganic compounds are polar in nature. नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है ये भी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट पॉइंट में हमने वाटर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट में इनकी सॉल्युबिलिटी है कि किस तरह के सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हो सकते हैं। तो जिस तरह पहले मैंने आपको डिस्कस किया लाइक डिजॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स पोलर में सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचर है वो नॉन पोलर है, तो इसके अकॉर्डिंगली
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास हेक्सेन आ जाती है, ईथर आ जाती है, अल्कोहल आ जाती है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नॉन पोलर इन नेचर हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि हमने वाटर को डिस्कस किया, वाटर में ये सॉल्युबल होंगे। लेकिन ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो नॉन पोलर इन नेचर है उनमें ये इनसॉल्युबल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम मेल्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब इनके लो क्यों होते हैं कि हम बात कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसी लो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स की वजह से ये क्या होता है, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और ये हीटिंग पे डिकम्पोज भी नहीं होते। मेन रीज़न इसकी क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो हाई होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड वीक होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब है कि ये आग को पकड़ लेते हैं। इसके कंपैरेटिवली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये यूजुअली नॉन इनफ्लेमेबल है, आग को नहीं पकड़ते। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ले लें कि NaCl को हम किचन में यूज़ करते हैं तो ये नॉन इनफ्लेमेबल है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम इसको देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसलिए हमने पहले भी पॉइंट को डिस्कस किया कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अकॉर्डिंगली ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादातर आयनिक इन नेचर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं ये आयनिक होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। यहाँ तक आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।